Welcome guys, in this lecture we're going to discuss the comprehension component of the screening test और comprehension screening test के component के ऊपर हम तीन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये है क्या व्हाट इज़ comprehension, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। फिर वो टेक्निक जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए आपके लिए comprehension करना किसी भी किस्म की ईजी हो जाएगी एंड देन विल अप्लाई दोज टेक्निक्स ऑन एन एग्जाम्पल। सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट जो होता है वो एक फाउंडेशनल लेवल वर्बल रीजनिंग टेस्ट होता है विच इज़ एम्ड एट असेसिंग योर लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कि आपकी समझने की सलाहियत कितनी अच्छी है। कि क्या सिर्फ एक तो है कि सिंपल रीडिंग स्किल्स होती हैं आपकी, क्या आप रीड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो, वो आपकी राइटिंग स्किल है। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल के अलावा एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल ये है कि एक पैसेज को पढ़ने के अलावा क्या आप उस पैसेज को समझ भी सकते हैं कि ये एक्चुअली इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये जो बात खसूसी तौर पर कही गई है इस बात का क्या मतलब है, और उसको टेस्ट करने के को comprehension टेस्ट कहा जाता है। These tests vary in content and style of course, but they all evaluate your comprehension of a passage of information plus your ability to analyze a number of answers and choose the most suitable one। और फिर आपको अगर हम MCQs टेस्ट के अंदर बात की जाए तो मुख्तलिफ आंसर्स से आपका ये स्किल देखा जाता है कि उन मुख्तलिफ आंसर्स में से कभी कभार मिलते जुलते जो आंसर्स हैं उसमें मोस्ट सूटेबल कौन सा है उस पैसेज के हवाले से, कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। To pass basic comprehension tests, you have to understand the meaning of the short passage in consideration. In the comprehension test, students are supposed to carefully read and respond to questions. और इसके अंदर एक फ़र्क है CSS के comprehension, Precision comprehension के पेपर में जो आती है और जो MCQ बेस्ड वाली में आएगी वो ये कि उसमें तो आपको क्वेश्चन दिया होता है और उसके अंदर आपने खुद से आंसर रिप्रोड्यूस करना होता है। उसमें थोड़ा सा आपके पास लिवरेज आ जाता है, थोड़ी सी लिबर्टी आ जाती है कि हाउ यू आंसर दैट क्वेश्चन, थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। लेकिन इसके अंदर अमूमी तौर पर वो ये है कि आपको MCQs की शक्ल में ही ऑलरेडी नीचे 4 आंसर्स दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस सवाल का कौन सा जवाब सबसे अप्रोप्रिएट है based on that passage, so that subjectivity is limited and you have to be more objective in your understanding। इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, हर बंदे का अपनी टेक्निक होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कमांड होती है, प्रोफिशेंसी होती है ज़बान के ऊपर। लेकिन एक जो बुनियादी तौर पर बुनियादी जो कुलिया है जो कि अहम है वो ये कि आपने पैसेज को अच्छी तरह से चबा चबा के समझना है और उसको अपने अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग बिठानी है अपने जहन में। तो उसके लिए एक ब्रॉड आपको टेक्निक जो है वो सजेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहले आप पैसेज को रीड करें। आप सिर्फ उसको आराम से वन गो में एक दफ़ा पढ़ लें, जस्ट रीड इट आउट। जब दिमाग पे ज़्यादा जोर ना डालें, सिर्फ रीड इट आउट। फिर आप क्या करें कि सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें। आपने एक दफ़ा पैसेज को पढ़ लिया, फिर तमाम क्वेश्चंस को एक दफ़ा पढ़ें अलॉन्ग विद जो ऑप्शंस उन्होंने दी हुई हैं विद द आंसर्स। तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक दफ़ा पढ़ें, फिर दोबारा पैसेज पे आएँ। इस दफ़ा अपने हाथ में एक पेन रखें या पेंसिल रखें और उस पैसेज को बहुत केयरफुली एक एक लफ्ज़ को, एक एक लाइन को उसको रीड करें। और जहाँ पर आपने, चूँकि अभी आपने सवाल भी पढ़ लिए हैं तो आपके जहन में एक बुनियादी ढांचा बन गया कि अच्छा ये बातें, इन बातों का जवाब मैंने तलाश करना है। अभी आप एग्जैक्ट उन बातों का जवाब ना तलाश करें, लेकिन आपके जहन में फिर भी वो अल्फाज खटक रहे होंगे कि अच्छा ये क्वेश्चंस थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए बस आपने अभी दोबारा से पैसेज को पढ़ना है, जवाब ढूंढने की नीयत से नहीं, लेकिन फिर से पैसेज को पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। आपको जो बातें इंपॉर्टेंट लग रही हैं कि अच्छा ये वाली बात मुझे याद पड़ता है कि सवाल में भी कहीं थी, आपने अंडरलाइन करते जानी है। जहाँ पर भी कोई अहम बात है, इंपॉर्टेंट एरियाज़ को अंडरलाइन करते रहें। अब ये एक्सरसाइज मुकम्मल करने के बाद आपने जवाब की तरफ दोबारा आना है। तो जवाब देने के लिए सबसे पहले सवाल पे दोबारा आएंगे। आप इस पहले सवाल पर आएंगे, उसके जवाब पढ़ेंगे और फिर आप अब उस पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोबारा पैसेज में जाएंगे और उस पैसेज को पढ़ेंगे और उसको, उस क्वेश्चन को आंसर करने की नीयत से उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्लिसिटली उस पैसेज में उसका जवाब मौजूद हो, वर्ड टू वर्ड हो सकता है आपको उसमें से अख़ज़ करना पड़े। जब आपने वो कर लिया, फिर आप यही सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके जवाब पढ़ेंगे और दोबारा पैसेज की तरफ जाएंगे उसका जवाब ढूंढने के लिए। तो ये टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है और मोस्ट लाइकली दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, बिकॉज इस तरीके से आपको एक्चुअल में पैसेज को समझने में आसानी होती है।
मुश्किल से मुश्किल पैसेजेस के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको एक दफ़ा पढ़ते हैं, फिर जवाब पढ़ेंगे, फिर उसको दोबारा केयरफुली पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर हर क्वेश्चन के दफ़ा वापस जाएंगे, तो मुश्किल से मुश्किल भी आहिस्ता आहिस्ता आसान होता जाएगा। ये जो हमने भी टेक्निक डिस्कस किया उसको अप्लाई करके देखते हैं टुगेदर। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो ये पैसेज है आपके सामने, अभी हम इसकी फ़र्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, ना हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ना हम इसके जवाब, अभी हमने क्वेश्चंस देखे हैं, बट जस्ट रीडिंग इट। The casual horrors and real disasters are thrown at newspaper readers without discrimination. In the contemporary arrangements for circulating the news, an important element, evaluation, is always weak and often wanting entirely. There is no point anywhere along the line somewhere someone put his foot down for certain and says, quote unquote, this is important and that does not amount to row of beans, deserves no one's attention and should travel the wires no farther. The junk is dressed up to look as meaningful as the real news. ये भी हमने एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर ली। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चंस अब हम पढ़ेंगे आंसर्स के साथ। पहला सवाल है, इवेलुएशन ऑफ न्यूज़ वुड इम्प्लाई, ये उसके ऑप्शंस हैं, less dependence on modern systems of communication, more careful analysis of each news story and its value, separating beans from junk, discriminating horrors from disasters. So पहला सवाल, evaluation of news का क्या मतलब है। Second, the writer of the above passage seems to be happy with the contemporary arrangements for circulating news, is shocked by the casual stories about horrors and disasters reported in the newspapers, wants better evaluation of news before publications, wants to put his foot down on news stories. So second है कि writer of the passage क्या चाहता है। Third, in the above passage the phrase amounts to row of beans means that the news amounts to row of beans, एक उसने phrase use की है, तो उसका क्या मतलब है। is weak and news is often weak and wanting entirely, the news deserves no one's attention, the news should travel the wires, the news is dressed up as real news. Fourth, newspapers lack a sense of discrimination because they do not separate the real news from mere sensationalism. They have to accept whatever is received on the wires. Limited manpower makes serious evaluation impossible. People don't see the difference between junk and real news. आखिरी सवाल, the passage implies that there has to be censorship on newspapers. There is no point in having censorship. Newspapers always dress up junk to look meaningful. One has to be strict in selecting news items. अब हम एक एक हमने सारी ऑप्शंस पढ़ ली, हमें आइडिया हो गया कि अच्छा ये सवाल हैं, इवैल्यूएशन के ऊपर वो पूछता है कि पैसेज का ओवरऑल मतलब क्या है, रो ऑफ बीन्स का क्या मतलब है, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, ये चीज़ें वो पूछ रहा है, सेंसरशिप के हवाले से वो क्या पूछ रहा है, ये सवालात हैं। अब हमने दोबारा से उस पैसेज पे वापस जाना है, अब अपना पेन पकड़ना है और हमने उसकी एक्टिव स्लो रीडिंग करनी है और जो इंपॉर्टेंट बिट्स लग रहे हैं हमें उनको अंडरलाइन करना है। द कैजुअल हॉरर्स एंड रियल डिज़ास्टर्स आर थ्रोन एट न्यूज़पेपर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कैजुअल हॉरर्स और रियल डिज़ास्टर्स में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता न्यूज़पेपर्स की तरफ से। वो हर रीडर को कैजुअल हॉरर्स भी और एक्चुअल जो मसाइल हैं वो भी मिक्स करके ही प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी कि चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं भी जो होती, कैजुअल चीज़ें होती हैं, उनको भी हॉरर्स बना दिया जाता है, सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है। इन द कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट फॉर सर्कुलेटिंग द न्यूज़ के आज के हालात में जिस तरीके से न्यूज़ दी जाती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इवैल्यूएशन, लेकिन इवैल्यूएशन वीक है, इवैल्यूएशन नहीं की जाती एंड ऑफ्टन वांटिंग इंटायरली, कभी कभार बिल्कुल ही मिसिंग होती है। वांटिंग का मतलब होता है जिस चीज़ की ज़रूरत हो लेकिन की ना जा रही हो। So in the contemporary arrangements for circulating the news, an important element, evaluation, is weak and often wanting entirely. There is no point anywhere along the line somewhere someone put his foot down for certain and says, वो ये कहता है कि कहीं पर कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है कि जो कहे कि मैं I'll put my foot down, यानी मैं एक स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा और वो ये कहे कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये इवेलुएशन जो है न्यूज़पेपर की ये इम्पॉर्टेंट है एंड दैट डज नॉट अमाउंट टू रो ऑफ बीन्स, और ये ऐसी नहीं है कि ये जो है ये जो न्यूज़ की आइटम है, जो ये कैजुअल बातें बताई जा रही हैं, दिस
दैट डज नॉट अमाउंट टू रो ऑफ बीन्स, कि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। रो ऑफ बीन्स का अब आप इससे मतलब हस करने की कोशिश कर सकते हैं। डिज़र्व्स नो वंस अटेंशन, ये वाली जो न्यूज़ आइटम है ये इतनी फजूल है कि इसकी कोई बंदा, किसी बंदे की अटेंशन डिज़र्व नहीं करता। एंड शुड ट्रैवल द वायर्स नो फार्दर, और ये न्यूज़ ट्रैवल नहीं करनी चाहिए, ये न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए। वायर्स के ज़रिए, तार के ज़रिए पुराना पैसेज होगा, उस दौर में न्यूज़ सर्कुलेशन इस तरीके से होती होगी। तो वो ये कह रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फजूल जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ फजूल है, ये किसी की अटेंशन डिज़र्व नहीं करती और इसको फार्दर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि समवेयर देयर इज़, कहता है कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि कोई ये बात करे कहीं पर भी। सो समवन शुड पुट हिज फुट डाउन एंड से कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है और इस किस्म की फजूल न्यूज़ को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। द जंक इज़ ड्रेस्ड अप टू लुक एज मीनिंगफुल एज द रियल न्यूज़, कि जो जंक और फजूल खबरें होती हैं उनको रियल न्यूज़ की तरह ड्रेसअप कर दिया जाता है। अब इस पैसेज के आपने अंडरलाइन भी किया कि उसको अच्छी तरह पढ़ लिया, आपने अपने जहन में उसकी एक सेंस बनाने की कोशिश की। अब आप हर क्वेश्चन को देखें और उसका जवाब फिर उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं पैसेज के अंदर। दोबारा आपको रीडिंग भी करनी पड़े तो करें। इवैल्यूएशन ऑफ न्यूज़ वुड इम्प्लाई, इसमें वो कह रहा है कि जो इवैल्यूएशन की वो बात कर रहा है इस पैसेज के अंदर, वो क्या बात कर रहा है। अब इसके अंदर यह है कि वो किसी एक ख़ास, अब आप देखें इवैल्यूएशन की टर्म उसने इधर यूज़ की है, मगर उसको डिफ़ाइन नहीं किया कि ख़ास तौर पे कि इवैल्यूएशन का ये मतलब है। आपने इस पैसेज से एक्सट्रैपुलेट करना है, इन्फर करना है, इंटरप्रेट करना है कि इवैल्यूएशन का क्या मतलब ले रहा है इन चार ऑप्शंस में से। क्या वो ये ऑप्शन ले रहा है लेस डिपेंडेंस ऑन मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन? नहीं। क्या वो ये ले रहा है कि मोर केयरफुल एनालिसिस ऑफ ईच न्यूज़ स्टोरी एंड इट्स वैल्यू? पॉसिबली, ठीक है, क्योंकि यही वो बात कह रहा है कि इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। सेपरेटिंग बीन्स फ्रॉम द जंक, वो ये तो बिल्कुल ही लिटरल मतलब में ले गया वो कि बीन्स को आपने जंक से अलग करना है, तो ये नहीं है। डिस्क्रिमिनेटिंग हॉरर्स फ्रॉम डिज़ास्टर्स, तो ये बात भी जो है वो उसने किया है इसके अंदर। तो ये दोनों पोटेंशियल आंसर्स है। अब ये दोनों आप देख सकते हैं कि क्लोज आंसर्स थे बी और डी, लेकिन बी क्यों आंसर ठीक है और डी क्यों आंसर गलत है? क्योंकि उसने इसको एज एन इस्तारे के तौर पे यूज़ किया है, हॉरर्स को डिज़ास्टर्स से सेपरेट करना, ठीक है। उसने ओवरऑल ये बात की है कि हर चीज़ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन हर चीज़ हर इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हॉरर्स और डिज़ास्टर के शक्ल में ज़रूरी नहीं है हो। तो वो अहम और गैर अहम चीज़ों की तफरीक करने की बात करता है। ईच न्यूज़ आइटम की वैल्यू की बात कर रहा है ओवरऑल, कि क्या उसका एनालिसिस ज़रूरी है कि हर न्यूज़ आइटम जो है वो उसकी कोई वैल्यू है, या हम एम ही एक फ़जूल सी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। वो जंक की भी क्योंकि बात करता है, वो जंक ज़रूरी नहीं है हॉरर रिलेटेड ही हो, कि आप फ़जूल इन्फॉर्मेशन जो लोगों को दे रहे हैं, वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो हॉरर और डिज़ास्टर रिलेटेड ना हो सकता है, वो अनइम्पॉर्टेंट हो। तो इसलिए ये ऑप्शन इज़ मोर करेक्ट कि मोर केयरफुल एनालिसिस ऑफ ईच न्यूज़ स्टोरी एंड इट्स वैल्यू। इसी तरह वो दूसरा ये सवाल ये पूछता है कि द राइटर ऑफ द अबव पैसेज seems to be happy with the contemporary arrangements for circulating news? तो definitely not. He's not happy with the way news is circulating. Is shocked by the casual stories about horrors and disasters reported in the newspaper? इसका तज़करा ज़रूर हुआ है, लेकिन क्या वो shocked है casual stories about horrors and disasters के ऊपर? लेकिन ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा मिलती जुलती बात है, लेकिन ये बात बेसिकली ये कह रहा है कि एक्चुअल हॉरर्स और एक्चुअल डिज़ास्टर्स की कैजुअल स्टोरी रिपोर्टिंग पे शॉक्ड है राइटर, बट वो कैजुअल हॉरर्स और रियल डिज़ास्टर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना होने पर शौक है। तो ये ऑप्शन भी आपकी ठीक नहीं है। वॉन्ट्स बेटर इवेलुएशन ऑफ न्यूज़ बिफोर पब्लिकेशन, ये लाइकली बात ठीक है। और वॉन्ट्स टू पुट इस डाउन ऑन न्यूज़ स्टोरीज़ वो ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह इन द बव पैसेज द फ्रेज अमाउंट्स टू रो ऑफ बीन्स मीन्स दैट द न्यूज़, अब रो ऑफ बीन्स की जहाँ पर वो बात कर रहा है ना, कि वो कह रहा है कि समवेयर समवन शुड पुट हिज फुट डाउन एंड से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी इवैल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट डज नॉट अमाउंट टू रो ऑफ बीन्स,
और जो न्यूज़ है, द न्यूज़ डज नॉट अमाउंट टू रो ऑफ बीन्स, डिजर्व्स नो वंस अटेंशन एंड शुड ट्रैवल द वायर्स नो फर्दर। जब वो ये बात कह रहा है कि दिस न्यूज़ डिजर्व्स नो वंस अटेंशन एंड शुड ट्रैवल द वायर्स नो फर्दर, इसका मतलब है कि ये जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। सो पहली ऑप्शन है कि द न्यूज़ इज़ वीक एंड ऑफ्टन वांटिंग इंटायरली, तो ये भी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डिजर्व्स नो वंस अटेंशन, ये एक प्लॉजिबल ऑप्शन है जो ठीक लग रही है। शुड ट्रैवल द वायर्स, वो तो कह रहा है कि शुड नॉट ट्रैवल द वायर्स, और ये मतलब तो उसका बन भी नहीं सकता। न्यूज़ इज़ जंक ड्रेस्ड अप एज रियल न्यूज़, ये तीसरी जो आखिरी ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन भी चूँकि ये उसका डायरेक्ट मतलब नहीं है। तो रो ऑफ बीन्स का मतलब है डिजर्व्स नो वंस अटेंशन। तो आप ये देखें कि इसको अगर आप पढ़ेंगे, that does not amount to row of beans, it deserves no one's attention and should travel the wires no further. चौथा सवाल है न्यूज़पेपर्स लैक अ सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज, क्यों उनमें सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अबाउट व्हाट, कि वो इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को के बीच में सेपरेट कर सकें। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट सेपरेट द रियल न्यूज़ फ्रॉम मेयर सेंसेशनलिज्म। ये एक पोटेंशियली ठीक ऑप्शन है कि पैसेज का यही मतलब है कि असल खबर और सिर्फ जो सनसनी खेज़ खबरें, उनमें फ़र्क नहीं किया जाता। तो जब सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो उसका यही मतलब एक बन सकता है, बड़ा क्लोज है ये आंसर। दे हैव टू एक्सेप्ट वट एवर इज़ रिसीव्ड ऑन द वायर्स, कि न्यूज़पेपर्स में सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं है कि दे कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, दे हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट दे रिसीव ऑन वायर्स। तो ये भी बात नहीं कि कोई इस पैसेज में हुई। लिमिटेड मैन पावर मेक सीरियस इवेलुएशन इम्पॉसिबल, और ये तो अपने से बिल्कुल बात है, कोई ऐसी बात नहीं हुई पैसेज में। पीपल डोंट सी द डिफरेंस बिटवीन जंक एंड रियल न्यूज़, तो पीपल की तो बात इसमें नहीं है, तो बात है कि न्यूज़पेपर इसकी क्यों नहीं सेपरेशन कर सकता। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट जो क्वेश्चन है, द पैसेज इम्प्लाइज दैट देयर हैज़ टू बी सेंसरशिप ऑन न्यूज़, तो सेंसरशिप की बात नहीं की राइट एंड है। ये आप क्लोजली देखें, आपको शायद लगे कि वो जब इवैल्यूएशन की बात कर रहा है तो सेंसरशिप की बात कर रहा है कि कुछ चीज़ें पब्लिश ना हो, वो कुछ चीज़ें स्टोरीज रिपोर्ट इसलिए ना हो कि वो किसी सेंसरशिप के तहत, वो इसलिए कि वो अहम ही नहीं है माशरे के लिए, तो सेंसरशिप की बात टेक्निकली नहीं हुई। दूसरा, देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग सेंसरशिप, अगेन सेंसरशिप की तो बात हुई नहीं। तीसरा, न्यूज़पेपर्स ऑलवेज ड्रेस अप जंक टू लुक मीनिंगफुल, ये बिल्कुल इस पैसेज का मतलब है, बल्कि तो उसने बात भी की हुई है, द जंक इज़ ड्रेस्ड अप टू लुक एज मीनिंगफुल एज द रियल न्यूज़। और आखिरी है, वन हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट इन सेलेक्टिंग न्यूज़ आइटम, ये भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? स्ट्रिक्ट की तो कोई उसने उस तरह बात नहीं की। स्ट्रिक्ट का तो मतलब ये भी हो सकता है कि सेंसरशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, वो किसी एक ख़ास पढ़ाई पे हो सकता है, तो स्ट्रिक्ट की बात नहीं की। ये आंसर ज़्यादा क्लोज है कि जंक को मीनिंगफुल दिखाया जाता है, पैसेज का ओवरऑल ये मतलब है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आपने ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए कि आप पहले उसको पैसेज को रीड करें, फिर उसके बाद आप जो है इसके सवालों के साथ, सवालों को उनके जवाबात के साथ एक दफ़ा सारे जवाबों को रीड करें, सवालात को रीड करें, उसके बाद वापस पैसेज पे जाएं, उसको केयरफुली रीड करें, अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट एरियाज़ को, और फिर एक एक करके स्किम करें उसमें से पैसेज के अंदर, और हर सवाल को इंडिविजुअली उस पैसेज के अंदर उसका आंसर तलाश करने की कोशिश करें। एंड कीप डूइंग दिस फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड देन यू विल बी गुड टू गो।